प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम जो प्रमुख वंश थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सल्तनत काल की शुरुआत होती है और दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत कहां से कहां तक होती है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल से पूरा पढ़ा दिया है वैसे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि 1206 से लेकर जो है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है सल्तनत काल रहता है। इस समय अवधि को क्या कहते हैं? सल्तनत काल अवधि कहा जाता है। और इस समय की बात है तो इस समय देखिएगा कितने वंश रहे हैं। प्रमुख रूप से पहला वंश था जिसका नाम था गुलाम वंश, दूसरा वंश था जिसका नाम था खिलजी वंश, तीसरा वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश, और चौथा वंश था जिसका नाम था सैयद वंश, और पांचवा वंश था जिसका नाम था लोधी वंश। तो 5 वंश जो है वो रहे हैं किसके समय? यानी कि सल्तनत काल के अंदर। तो सल्तनत काल के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पूरा कि 5 साम्राज्य यानी कि 5 वंश रहे हैं और उन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से जान चुके हैं, कौन सा शासक कब आया, किस प्रकार से आया। तो एक बार दोबारा से दोहरान कर लेते हैं। और इसके बाद में 1526 के बाद में क्या होता है कि 1526 के समय भारत में बाबर आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 1520 के अंदर 1520 के अंतराल जो बीच में है, जब बाबर को निमंत्रण किया जाता है कि भारत पर आकर आक्रमण करो, तब भारत में आकर बाबर आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण करता है तो उसके बाद में वो भारत पर शासन करने लगता है। तो किस प्रकार से, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। तो सल्तनत युग तो समाप्त हो जाता है, सल्तनत युग के नाम से, सल्तनत काल के नाम से, सल्तनत वंश के नाम से, या फिर सल्तनत पीढ़ी, ये दोनों यानी कि ये सारी चीजें जो है ये एक ही बात है। इसको अगर अलग अलग नाम से अगर आप पुकारना चाहते हैं तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बाकी चीज एक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनका अंत हो जाता है और इसके बाद में मुगल काल की शुरुआत होती है। मुगल काल की शुरुआत 1526 से प्रारंभ होती है और सबसे पहले बाबर इसकी शुरुआत करता है। ठीक है, चलिएगा, तो अब इस पर हम बात करेंगे। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको एक बार वंशों के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा कि कौन सा वंश कितने समय अवधि रहा, क्योंकि एक बार रिवीजन करना जरूरी है। देखिएगा बेटा, यानी कि सल्तनत युग की अगर अपन बात करें तो सल्तनत युग के अंदर जो है कौन कौन से वंश रहे। तो सल्तनत युग के अंदर पहला वंश रहा बेटा जिसका नाम था गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश था, ध्यान रखना। दूसरा वंश था गुलाम के बाद में दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश। कौन सा वंश बेटा? खिलजी वंश था। और खिलजी वंश के बाद में तीसरा वंश रहा आपका जिसका नाम क्या था? तुगलक वंश बेटा। कौन सा वंश? तुगलक। और चौथा वंश कौन सा था? तुगलक वंश के बाद में चौथा वंश था आपका जिसको बोलते हैं अपन सैयद वंश। कौन सा वंश बेटा? सैयद वंश। सैयद वंश के ज्यादा शासक नहीं थे, 2 ही शासक रहे हैं। सैयद वंश के बाद में पांचवा जो अंतिम जो सल्तनत युग का या सल्तनत काल का जो अंतिम जो वंश था उस वंश का नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश से क्या हो जाती है? सल्तनत युग की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद में प्रारंभ होता है। यानी कि समय अवधि की अगर बात करें तो एक बार समय अवधि लिख लीजिएगा। तो गुलाम वंश की समय अवधि थी बेटा 1206 से लेकर 1290 तक, यानी कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ही निपट गया था। कौन सा वंश? गुलाम वंश समाप्त हो गया था। इसके बाद में खिलजी वंश था बेटा। तो खिलजी वंश जो है 1290 से प्रारंभ होके 1320 ईस्वी तक समाप्त हो गया था ये भी। ठीक है, इसके बाद में तुगलक वंश आपका था। जो तुगलक वंश की अगर अपन बात करें तो तुगलक वंश जो है 1320 से शुरू होकर 1320 से शुरू होकर बेटा ये 1414 या 15 तक चला था, यानी कि 1414 तक चला था बेटा ये। क्योंकि उसके बाद में 1414 में जो है सैयद वंश आ जाता है। तो 1414 में सैयद वंश आ जाता है और 1414 से लेकर 1451 तक, यानी कि बहुत कम अवधि होती है। 1451 ईस्वी तक जो है ये शासन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 शासक होते हैं और तीसरा जो उत्तराधिकारी बनता है उसको खात्मा करके लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। तो 1451 से लेकर और 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो लंबा समय तक चला, 1526 ईस्वी तक चला जो लोधी वंश था। कौन सा वंश था बेटा? ये लोधी वंश था। तो ये सल्तनत युग की बात करें तो ये 5 वंश प्रमुख रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कौन सा शासक कब रहा। जिसमें से देखिएगा गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहा पहला। इसके बाद में दूसरा आलम शाह रहा, तीसरा इल्तुतमिश रहा, इसके बाद में रुकमा दे फिरोज रहा, नजमा बेगम रही, इसके बाद में मोइनुद्दीन बहरम शाह रहा और बहरम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह रहा। इसके बाद में जो है नसरुद्दीन मोहम्मद रहा। नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद में बलबन आया और बलबन के बाद में कुकबाद या फिर किकबाद जिसको कहा जाता है वो अंतिम शासक होता है। ठीक है,
यानी कि इसको क्यूमर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यूमर्स जो था वो अंतिम शासक था गुलाम वंश का, ठीक है। प्रथम शासक कौन सा था? तो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा कौन सा? आलम शाह। तीसरा कौन सा? इल्तुतमिश। तो इन तीनों का कालक्रम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत में जब भी वंशों के बारे में यूपीएससी में हमारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यूपीएससी के अंदर अपने जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस का पैटर्न यही होता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्रम वाइज से शासकों को पूछ लिया जाता है कभी कभार, क्रम वाइज से, आरोही क्रम से, अवरोही क्रम से, या फिर उनका समय अवधि के आधार पर, या फिर वंशों के आधार पर, या पहला शासक कौन सा था उसके क्रम पर ये पूछा जाता है। क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान में पटवारी का एग्जाम हुआ था। पटवारी के एग्जाम में एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था जो कि सल्तनत युग से संबंध था, और सल्तनत युग के बारे में पूछा गया कि सल्तनत युग में गुलाम वंश के अंतिम 3 शासकों का चयन कीजिए। अंतिम 3 शासक कौन कौन से थे, तो उनका कालक्रम पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ऊपर से और नीचे से दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो इसके बाद में अपन चलते हैं खिलजी वंश की तरफ। तो यहाँ पर हो गया, यानी कि गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। इसके बाद में खिलजी वंश आपने पढ़ा। खिलजी वंश के अंदर मैंने पढ़ाया कि सबसे पहला शासक होता है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 में शासक बनता है और 1296 में समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बैठता है शासक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कुतुबुद्दीन मुकबर जो बैठता है वो शासक बनता है, जो कि 1320 तक चलता है, ठीक है। तो यानी कि जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक होता है, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक, यानी कि 3 शासक होते हैं मुख्य रूप से खिलजी वंश के अंदर। कितने शासक बेटा? 3 शासक रहते हैं। इसके बाद में आपका तुगलक वंश प्रारंभ होता है। तुगलक वंश सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक जो है ये इसकी स्थापना करता है 1320 के अंदर, ठीक है। तो पहला शासक होता है गियासुद्दीन तुगलक होता है। दूसरा होता है मोहम्मद बानी तुगलक होता है दूसरा शासक, और तीसरा शासक होता है फिरोज तुगलक, और चौथा शासक होता है जो कि इसके अंदर अन्य शासक आते हैं जिसमें से बहुत छोटे छोटे शासक थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो 4 या 5 शासक मुख्य रूप से इसके भी रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश के आपको पता है कि सैयद वंश के अंदर देखिएगा सबसे पहले खिज्र खां इसकी नींव रखता है। मकबर शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। मकबरा शाह का मोहम्मद शाह उत्तराधिकारी बनता है, और मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है, जिसको बहलोल लोदी ने अपने पुत्र के समान माना और खान की उपाधि दी, और उसके साथ में धोखा करके उसको मरवा के शासक बन जाता है। कौन? बहलोल लोदी। इसके बाद में लोधी वंश की स्थापना होती है। लोधी वंश के अंदर जो है मुख्य रूप से 3 शासक होते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इन 3 लोधी वंश के शासकों का नाम बहुत प्रचलित है, जो कि 14 बहलोल लोधी की बात करें तो 1451 से लेकर 1489 यानी कि 89 तक शासन करता है। और इसके बाद में सिकंदर लोधी आता है, जो कि 1489 से लेकर 1517 तक शासन करता है बेटा। और 1517 के बाद में इब्राहिम लोधी आता है, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक शासन करता है बेटा। ये बहुत कम समय अवधि शासन करता है, क्योंकि ये समझ नहीं पाता है इब्राहिम लोधी शासन को। उससे पहले इसके चाचा होते हैं, और इसके चाचा के साथ में इसका एक चचेरा भाई भी होता है, जो कि पंजाब पर शासन करता है, ठीक है। तो वो पंजाब पे शासन करने वाला और इसका चाचा जो है वो दोनों क्या करते हैं, यानी कि इनसे जलन फील होती है। तो जलन फील होने के कारण वो क्या करते हैं, यानी कि बाबर को आमंत्रित कर देते हैं कि आप भारत पर आकर शासन कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो बाबर जो है भारत पर आक्रमण कर देता है 1526 में सबसे पहले, और ट्रायन के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोधी की हार होती है, और मैदान में मारा जाने वाला पहला सुल्तान होता है। सल्तनत वंश का पहला शासक था जिसको युद्ध मैदान में मारा गया था, और उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम लोधी। तो याद रखना 1526 में इसको मारा गया था, और किसने मारा था? बाबर ने मारा था। और उसके बाद में 1526 में बाबर आ जाता है भारत, और बाबर आने के बाद में मुगल वंश की स्थापना होती है। किस वंश की स्थापना होती है बेटा? मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और अब हम चर्चा करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो यह था आपका सल्तनत युग, सल्तनत काल, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से भी अगर आप पूछना चाहेंगे उसी प्रकार से मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो इसके बाद में अगला जो है आपका मुगल वंश है, तो मुगल वंश के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास में मुगल साम्राज्य के जो शासक है, मेन जो शासक है उनकी बात करूंगा मैं। मुगल साम्राज्य, तो भी डालिए बेटा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में लिखिए आप लोग। मुगल साम्राज्य की अगर बात करें तो देखिएगा इसकी स्थापना की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में होती है, और कौन करता है? बाबर करता है, ठीक है।
चलिएगा, देखिएगा साथियों, मैं आप लोगों को यहाँ पर, आप कई बार किताबें पढ़ते होंगे तो किताबों के अंदर आपको अलग चीजें मिलती होगी, कहीं से कौन सा साम्राज्य आ जाता है बीच में। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पहले जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने प्राचीन भारत का इतिहास भी आपको ऐसे ही पढ़ाया, मध्यकालीन का भी ऐसा ही पढ़ाया और आधुनिक का भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। देखो, तो आपको पता है कि 1206 से प्रारंभ होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, 1206 से प्रारंभ होता है और 1206 से प्रारंभ होके काफी लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम पहुंचे हैं कहां पर, 1526 के अंदर। 1526 के अंदर जो है मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है बेटा, नींव रख दी जाती है। कौन सा, 1526 में मुगल साम्राज्य भारत में आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, 1526 में मुगल साम्राज्य आ जाता है। ठीक है, चलिएगा, अब इसका जो अंतिम जो शासक की अगर बात करें तो अंतिम कहां तक रहा है उसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी 1837 1788 यहां तक का इसका अनुमान है। तो वहां तक अपन चलेंगे, सभी शासकों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर सीधा सीधा मुगल साम्राज्य की बात करूंगा, लेकिन सीधा सीधा मुगल साम्राज्य की बात में घुमा फिरा कर या फिर इनके भाई बहनों का नाम याद ना करके केवल हम शासकों पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि देखो, हुआ ये करता था कि पहले अगर आपको जिस प्रकार से डिटेल से जानना है, जैसे बाबर था। अब बाबर की बात करें तो बाबर के 4 पुत्र है, मोहम्मद हुमायूं था, है ना, कमरान था और हिंदाल था और अस्कर था। तो ये 4 पुत्र थे, लेकिन शासक कौन बना, शासक बना इनमें से हुमायूं। हुमायूं को उत्तराधिकारी बैठाया गया। लेकिन इन तीनों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि कई बार आपको कोई ऑप्शनल में, अगर आपको ऑप्शनल हिस्ट्री लेना है तब आपको इन चीजों को पढ़ना है, अन्यथा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये ऑप्शनल हिस्ट्री में भी कोई काम नहीं आते, क्योंकि इनके भाई बहनों के नाम हमें क्या मतलब है उससे। क्योंकि कहने का मतलब यह है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उसके भाई बहनों को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनसे हमें क्या मतलब है। ठीक है, तो इतनी डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। अभी आप हैं, यानी कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप केवल मेरे बारे में जानते, मेरे भाई बहनों के बारे में नहीं जानते, मेरे माता पिताओं के बारे में नहीं जानते, वो कौन थे क्या थे। भले ही आप मेरे माता पिताओं के बारे में जान जाए, लेकिन मेरे भाई बहनों के बारे में जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही कहानी है। तो हम सीधे सीधे मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं और सीधा सीधा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं आपको ना कंफ्यूज करके और कंफ्यूज ना करके मैं सीधा सीधा शासकों के बारे में आपको पढ़ाऊं, तो शायद बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। जितना दिमाग आप अगर इन सब चीजों में घुमाएंगे, इनमें खर्च करेंगे, तो उससे बेहतरीन है कि आप एक सीधे सीधे तौर पर अगर आप उनको पढ़ें, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का मतलब, और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का मतलब यही होता है, अगर आप भारतीय इतिहास पढ़ो या फिर आप विश्व का इतिहास पढ़िए, अगर आप थोड़ा सा रास्ते में घूम फिर के या फिर इधर उधर से अगर बातें जोड़ेंगे तो शायद आप इतिहास कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात, आप इतिहास कभी समझ भी नहीं आएगा। तो इतिहास को समझने के लिए सब चीजें जरूरी होती है। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला होता है बाबर। पहला शासक होता है बेटा बाबर। मैं शासकों का नाम लिखवाऊंगा केवल यहां पर, है ना। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था बेटा, तो बाबर का पूरा नाम भी आप लिख लीजिएगा। उसका नाम था जुहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था बेटा, जुहरुद्दीन। जुहरुद्दीन था बेटा इसका नाम, है ना। तो जुहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जुहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था बेटा। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला शासक था। इसके बाद में दूसरा, यानी कि इसी का पुत्र होता है, जो कि कौन शासक बनता है बेटा, हुमायूं। कौन शासक बना, हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बाद में तीसरा शासक बनता है बेटा, जिसका नाम होता है अकबर। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन बना, अकबर बना। और अकबर की बात करें तो अकबर का पूरा नाम था बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था बेटा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था बेटा इसका नाम। ठीक है, चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा, अकबर था। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, और अकबर के बाद में आपको पता है कौन आता है, यानी कि सलीम, यानी कि जहांगीर। सलीम कौन आता है, इसका नाम था सलीम बेटा ना। तो जहांगीर आता है, और पांचवा शासक होता है जहांगीर के बाद में जो है वो आता है बेटा शाहजहां। कौन आता है, शाहजहां। और शाहजहां को किस नाम से जानते हैं हम, खुर्रम खां के नाम से जानते हैं। किस नाम से, खुर्रम के नाम से जाना जाता है, जो किसका नाम क्या होता है, शाहजहां होता है। और शाहजहां के बाद में छठा शासक होता है बेटा, जिसका नाम होता है औरंगजेब। कौन सा बेटा, औरंगजेब। इनका क्रम ध्यान रखना बेटा,
ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, बस क्रम पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में। औरंगजेब होता है शाहजहां के पश्चात, और शाहजहां के पश्चात औरंगजेब, और औरंगजेब के पश्चात जो है बहादुर शाह सेकंड होता है बेटा। कौन होता है? बहादुर शाह सेकंड। इनके सबके बारे में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से समझा देंगे। बहादुर शाह सेकंड होता है, और बहादुर शाह के बाद में होता है जहांगीर शाह। बहादुर शाह के बाद में कौन होता है? आठवां शासक होता है जिसका नाम होता है बेटा जहांगीर शाह। जहांगीर शाह, जहांगीर शाह होता है। और इसके बाद में नौवां शासक होता है बेटा जिसका नाम होता है फारुखशीर। कौन होता है बेटा? फारुखशीर होता है, ठीक है, फारुखशियार इसका नाम होता है। इसके बाद में 10वां शासक होता है जिसका नाम होता है रफी उदल दराजत। 10वां शासक होता है जिसका नाम होता है रफीद, लिखिएगा बेटा रफी उद दराजत, रफी उद दराजत इसका नाम होता है। इसके बाद में 11वां शासक होता है जिसका नाम होता है बेटा शाहजहां सेकंड। क्या नाम होता है इसका? शाहजहां सेकंड होता है, ठीक है। देखिएगा एक बार दोबारा से इसको देखिएगा, यानी कि रफी उदल दराजत के बाद में शाहजहां सेकंड आता है, और शाहजहां सेकंड के बाद में मोहम्मद शाह आ जाता है बेटा। 11वां शासक बनता है, 12वां शासक बनता है मोहम्मद शाह। कौन बनता है बेटा? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह कौन सा होता है? ये मोहम्मद शाह होता है शाहजहां के बाद, शाहजहां सेकंड आ जाता है, इसके बाद में मोहम्मद शाह आ जाता है, और मोहम्मद शाह के बाद में 13वां शासक आता है जिसका नाम होता है अहमद शाह बहादुर। 13वां शासक होता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी, 13वां शासक होता है बेटा आपका जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है अहमद शाह बहादुर। क्या नाम होता है? अहमद शाह बहादुर। चलिएगा इनके बारे में आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिखिएगा इधर अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर होता है 13वां शासक। इसके बाद में 14वां शासक आपका होता है बेटा जिसका नाम होता है आलमगिरी सेकंड। आलमगिरी सेकंड। और 15वां शासक होता है हमारा जिसका नाम होता है शाह आलम सेकंड। क्या नाम होता है बेटा? शाह आलम सेकंड होता है। और इसके बाद में 16वां शासक होता है हमारा जिसका नाम होता है अकबर शाह सेकंड। क्या नाम होता है बेटा? अकबर शाह सेकंड। और इसके बाद में 17वां जो शासक होता है उसका नाम होता है बहादुर शाह जफर। कौन शासक होता है बेटा? बहादुर शाह जफर, जो कि क्या होता है? अंतिम शासक होता है, यानी कि शासन करने वाले लोगों में से अंतिम होता है। और सबसे पहला टॉपिक डालिए अब, यानी कि ये तो शासक थे, ठीक है, तो इनका तो हो गया दाएद। और अब शुरुआत करेंगे हम बाबर से। कहां से शुरुआत करेंगे? बाबर से। पहला शासक का पहला टॉपिक डाल लीजिए बाबर, और अगली क्लास में बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। चलिएगा अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं जिनको एक बार दोबारा दोहरान करते हैं। इन नामों को अगर आप अभी से याद रखेंगे तो जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी इनको याद करने के लिए, इसलिए मैंने इतनी सी मेहनत की है कि पहले इनका आपको नाम लिखवा दिया जाए। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की नींव जो है 1526 में रखी गई। चलिए 1526 में इसकी नींव रखी गई। इसके पश्चात क्या होता है कि सबसे पहला शासक होता है जिसका नाम होता है बेटा बाबर। क्या नाम होता है इसका? बाबर। बाबर के बारे में लिखिएगा, पहला शासक होता है बाबर जिसका नाम होता है जुहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पहला शासक हो गया। इसके बाद में इसका पुत्र उत्तराधिकारी शासक बनता है जिसका नाम होता है हुमायूं। हुमायूं के बाद में शासक बनता है अकबर। अकबर का पूरा नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, सॉरी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम होता है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी जहांगीर बनता है जिसको सलीम की उपाधि दी जाती है, सलीम के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सलीम बचपन का नाम होता है। इसके बाद में इसका नाम जहांगीर रख दिया जाता है। इसके बाद में जहांगीर के बाद में खुर्रम आता है। खुर्रम का मतलब शाहजहां आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में औरंगजेब आता है। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह सेकंड आता है। इसके बाद में जहांगीर शाह आता है। इसके बाद में फिरोजशाह आता है। इन शासकों का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इनका भी एक समय अवधि होता है बेटा जब ये शासन करते हैं, यानी कि कभी कभार आप लोगों ने इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ा होगा, सीधा जहांगीर शाह के बाद में शाहजहां सेकंड के बारे में आपने पढ़ा होगा।
लेकिन इनका भी एक समय होती रहती है, क्योंकि ये भी कुछ समय के लिए राजगद्दी पर बैठते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि राजगद्दी पर अगर बैठे हैं मुगल साम्राज्य में से तो उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। और जरूरी नहीं है तब भी आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्रमबद्ध तरीके का मतलब होता है कि जैसे 1526 से शुरुआत हुई है इसकी, तो जहां पर इसका खात्मा होगा वहां तक का पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बीच में जैसे 1526 हुआ, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1526 ना पढ़ाकर, यानी कि जिस प्रकार से अंतिम वंश, यानी कि जिस प्रकार से सल्तनत वंश का अंतिम वंश था, ठीक है, तो अंतिम इब्राहिम लोदी को मैं समाप्त करके, इब्राहिम लोदी 1526 में शासक खत्म हो जाता है, उसके बाद में दिल्ली की राजगद्दी पर मुगल साम्राज्य बैठता है। अगर मैं बीच में इसमें कुछ और पढ़ाने लग जाता तो शायद आप चक जाते, क्योंकि आप भूल नहीं जाते कि पता नहीं कौन क्या पढ़ा रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का मतलब यही होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको कठिन विषय बनाना चाहते हैं तो आप इसको क्रमबद्ध तरीके से मत पढ़िए, ये जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। आज तक हमारे साथ में यही तो हुआ है। आज यूपीएससी की अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको जरूरत ही नहीं थी, ना आपको प्राचीन भारत का इतिहास आता है, ना मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, ना आधुनिक का आता है। अभी तक आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि जब आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया गया तो आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को याद करते थे। मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो अब आप आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं। तो इसलिए यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने का मतलब, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब, यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब यही होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप क्रमबद्ध तरीके से समझ पाए। तो क्रमबद्ध तरीके से आप इसलिए ही समझ पाते हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम के साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो नॉलेज तभी बढ़ेगी जब आप उसको क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे। यहां पर इतिहास अगर मैं आपको बात करूं तो मुझे सबसे सरल सब्जेक्ट लगता है इतिहास, और कई लोग कहते हैं कि सर मध्यकालीन भारत का इतिहास सबसे टफ लगता है। ये बात सत्य है या असत्य है ये मैं नहीं जानता, ये आपने आपकी मानसिकता पर विश्वास करता हूं, आपकी मानसिकता पर ये बात लागू होती है। मेरी मानसिकता पर ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि मुझे कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगता है। मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट अगर कोई लगता है तो इतिहास लगता है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक बेहतरीन क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए तो कभी कोई दुविधा आती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बस ये इतना सा जरूरी है कि जिस प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात की जाती है तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के थोड़े से अरबी और फारसी जबान के लफ्ज होते हैं, तो उन लफ्जों को अगर आप ग्रहण नहीं कर पाते, उनको सीख नहीं पाते, उनको बोल नहीं पाते हैं तो आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि इनका नाम हमें कठिन याद रह पाता है, ठीक है। तो वही अगर जिस प्रकार से हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास मुस्लिम जो लोग होते हैं उनको पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास उन लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि उनकी अरबी और फारसी की जबान होती है तो उनको ये आसानी से याद रहता है। जहां आपको रामायण महाभारत वाल्मीकि इन सबका नाम याद रहता है ना, वहीं पर उन संस्कृत के श्लोक आपको याद रहते हैं, वेद आपको याद रहते हैं, है ना, महाभारत रामायण आपको याद रहती है, सब चीजें आपको याद है प्राचीन भारत के इतिहास की। तो ये उन चीजों के, उन लोगों के लिए, यानी कि मुस्लिम धर्म से जो विद्यार्थी लोग करते हैं उन लोगों के लिए ये एक समस्या बन जाती है। वो कहते हैं सर प्राचीन भारत का इतिहास समझ में नहीं आता, और अब आप लोगों के सामने एक समस्या आ गई कि आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास समझ में नहीं आता। सब समझ में आता है। शांति से अगर आप क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आने वाला बेटा, ठीक है। तो आप लोग शांति से इसको पढ़े, आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी चीज की जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। हमारे पास में पर्याप्त समय है, आप आराम से पढ़े। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का